हेलो दोस्त, आर्ट विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश जो था नंद वंश के बाद मगध पे राज किया है, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया है। इसके निर्माण में चाणक्य की बहुत अहम भूमिका रही है। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हत्या किया? धनानंद की, क्योंकि वो एक क्रूर और अय्यासी राजा था जिसकी हत्या कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना हुआ। और इस स्थापना का श्रेय चाणक्य को भी जाता है, जिसकी विशेष जानकारी आपको चाणक्य की अर्थशास्त्र और मेगा स्मिथ की पुस्तक इंडिका से मिलती है। यानी मेगा स्मिथ की इंडिका पुस्तक जब आप अध्ययन कीजिएगा तो मौर्य वंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगी। और अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो वहां की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी हमें हासिल होगी। मौर्य वंश में 3 शक्तिशाली शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चक्रवर्ती सम्राट अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से हम लोग किसको कहते हैं? सम्राट अशोक को कहते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को भी हम शक्तिशाली और चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता है जो 7000 किलोमीटर क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया हो। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अखंड भारत के निर्माण में इन्होंने 7000 किलोमीटर क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। अगर सवाल पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक शासन किया, तो बोलिएगा 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 340 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म पिपलीवान यानी नेपाल का एक तराई क्षेत्र है जहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम मूरा और पिता का नाम चंद्रवर्धन मौर्य था। मौर्य टाइटल जो लगा तो अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल होता है, मौर्य टाइटल जो है किस प्रकार के टाइटल है? यानी वहां पे मोरों का जो तराई जो क्षेत्र था पिपलीवान, वहां पे मोर ज्यादा संख्या में पाई जाती थी, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम उस क्षेत्र के जो राजा हुए उन्होंने अपना एक प्रतीक रखा, वो रखा मोर, और मोर से बना मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर 322 में राजगद्दी पर बैठा। यानी मगध के राजगद्दी पे सवाल उठता है कि मगध के राजगद्दी पे सबसे पहले मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य कब बैठा? तो 322 में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य ने जो अखंड भारत के निर्माण का सपना देखा था वो शुरू में सबसे पहले धनानंद को लेकर देखा था, क्योंकि धनानंद उस समय सबसे शक्तिशाली सम्राट था। लेकिन धनानंद अपने अभिमान और क्या कहते हैं उसको, मतलब सम्राट शक्तिशाली होने की वजह से गुरूर में उन्होंने एक शिक्षक का अपमान कर दिया, यानी चाणक्य का काफी अपमान किया था, जिसकी वजह से चाणक्य ने प्रण लिया कि इसी मगध की धरती से एक ऐसे लड़का को खड़ा करूंगा, एक ऐसा राजा को खड़ा करूंगा जो अखंड भारत का निर्माण करेगा और न्यायप्रिय राजा होगा। उन्होंने इस वचन को पूरा करने के लिए भ्रमण किया और उनको एक चंद्रगुप्त मौर्य जैसा एक बालक मिला, जिसका प्रशिक्षण कर उन्हें तक्षशिला में जाकर उनको शिक्षित किया और साथ ही साथ कूटनीति, राजनीति और सामाजिक नीति के जरिए उनको खड़ा किया। और अखंड भारत के निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने किया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच घमासान युद्ध हुआ। यानी सिकंदर जब वापस चला गया तो उन्होंने जो क्षेत्र विजित यानी जीता हुआ था वो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। सेल्यूकस निकेटर को देने के बाद अखंड भारत का निर्माण करना था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध किससे हुआ? सेल्यूकस निकेटर से हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि किया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि कर उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। लेकिन इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह दुर्धरा से हो चुका था, जिससे उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम बिंदुसार था। सेल्यूकस निकेटर के हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य उसकी पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया, जो मैंने अभी बताया आपको। एक समझौते में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पश्चिमोत्तर भारत के बदले 500 हाथी दिए। सेल्यूकस निकेटर भारत को छोड़ते समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत, यानी जिसके बारे में मैंने शुरू में बोला था, मेगा स्थिनीज को छोड़ा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के बारे में वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रणाली कैसा था, किस प्रकार उसने न्याय किया था और किस प्रकार अपने शासन को शक्तिशाली बनाया था, इसके बारे में जानकारी है। अब आता है बिंदुसार। बिंदुसार 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यानी बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या बना? राजा बना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश का शासक बना। बिंदुसार जब शासक बना तो उसे एक उपाधि मिली अमित्रघात, जिसको कहा जाता है शत्रु संहारी, यानी शत्रुओं को संहार करने वाला। बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? एक सवाल फिर उठ सकता है, क्योंकि चाणक्य जो थे अक्सर चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में जहर हल्का हल्का डालते थे। वो जहर पहले स्वयं से सेवन करते थे और फिर वो क्या करते थे? चाणक्य को
चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को देते थे। लेकिन अचानक एक बार जब वो खाना खाने चंद्रगुप्त मौर्य बैठे, लेकिन उससे पहले दुर्धरा ने उस अनाज को ग्रहण कर लिया, जिसकी वजह से उनकी कोख में पल रहे जो बच्चा था उसमें जहर का कुछ अंश चला गया, जिसकी वजह से बिंदुसार के पूरे बदन पे बिंदु बिंदु जहर का जो प्रकोप था वो बिंदु बिंदु करके पड़ा हुआ था, जिसका मतलब जिसके कारण इनका नाम बिंदुसार पड़ा हुआ है। इसके समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, यानी बिंदुसार के समय तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह हुआ? लगभग 2 बार विद्रोह हुआ। दोनों बार इसके पुत्र अशोक और उनके पुत्र सुसीम ने क्या किया? इस विद्रोह का दमन किया। यूनानी शासक एंटीओकस का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था? तो डाइमेकस। वो किस शासक के शासनकाल से आया था? तो एंटीओकस, यानी यूनानी शासक एंटीओकस के शासनकाल का जो राजदूत था डाइमेकस, वो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसके मरने के उपरांत मगध का सिंहासन अशोक ने संभाला। यानी बिंदुसार के बनने के बाद इन भाइयों में सत्ता के लेकर काफी घमासान लड़ाई हुई, जिसमें अशोक की विजय हुई। अशोक मौर्य वंश का तीसरा महान, यानी कहा जाता है महान सम्राट अशोक क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य का तीसरा राजा बना। अशोक 273 से लेकर 223 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन पर बैठा था। अशोक के बारे में फिर से काट देंगे, 223 बोल देंगे। अशोक के बारे में बिंदुसार के बाद अशोक जो था क्या हुआ? मगध का राजा बना, यानी मौर्य वंश का तीसरा राजा कौन बना? सम्राट अशोक बने, जो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया है। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर मौर्य साम्राज्य का राजा बना। अशोक तक्षशिला एवं उज्जैन का शासक रह चुका था, यानी अशोक इससे पहले तक्षशिला और उज्जैन के शासन को संभाल चुका था, इसलिए उसके अंदर यह गुणवत्ता था कि शासन प्रणाली को कितनी सुनियोजित तरीके से चलाना है। अशोक की एक नीति थी कि प्रजा का न्याय जो है वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि प्रजा जो होती है वो राजा को सर्वश्रेष्ठ बनाती है, न कि राजा सर्वश्रेष्ठ बनता है। और सत्ता जो है वो राजा को चुनती है, राजा सत्ता को कभी नहीं चुनता है। यानी मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा जो अशोक हुआ, तो अशोक को सत्ता ने चुना था, क्योंकि अशोक के अंदर वो गुणवत्ता थी जो अखंड भारत के निर्माण जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था उसको संभाल सके। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक शुरू में निर्दयी शासक था। अशोक शुरू में जो था थोड़ा कठोर हो गया था। कठोर होने के कारण क्या था कि अशोक के साथ जो बर्ताव किया गया था समाज में वो बड़ा ही निर्दयी किया गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर कठोरता आ गई थी। इसने अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर लाखों लोगों को मारा। यानी कलिंग पर आक्रमण करने की जानकारी अगर आपको मिलेगी तो अशोक के 13वें शिलालेख में उसके राज अभिषेक के 8वें वर्ष में मिलेगी, जिसमें उन्होंने 261 ईसा पूर्व कलिंग, जो आज के डेट में उड़ीसा है, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है और कलिंग का नया नाम उड़ीसा है, जिस पर आक्रमण करके वहां के लाखों लोगों को मार दिया, कई लोगों को बंदी बना लिया था। यानी कहा जाए तो उसने पूर्ण रूप से कलिंग को तहस नहस कर दिया था। इतने बड़े नरसंहार देकर वो काफी द्रवित हो चुका और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर अस्त्र शस्त्र त्याग कर दिया और उन्होंने एक धर्म चलाया जिसका नाम धम्म है, जिसकी वजह से उनकी महानता एशिया नहीं बल्कि भारत नहीं बल्कि एशिया के कई क्षेत्रों में हुआ। और उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। अशोक ने एक धर्म प्रचारक संगठन बनाकर मध्य एशिया में भी धर्म को फैलाया। इसलिए कहा गया है कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यानी अशोक का प्रचार करने की नीति की वजह से महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? ध्यान से, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि सम्राट अशोक ने इनकी बौद्ध धर्म की प्रचार भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के क्षेत्रों में फैलाया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म अहिंसा के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए हिंसा को कम किया, जिसकी वजह से अशोक महान हुआ। इस तरह से आपने जानकारी हासिल किया कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया है और अखंड भारत का निर्माण किया है, जिसमें चाणक्य की भूमिका काफी रही।